हेलो बच्चों, कल मैं आपको राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में समझा रहा था कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक सामान्यकालीन शक्तियाँ और दूसरी संकटकालीन शक्तियाँ। तो जिसके अंतर्गत मैंने आपको राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ समझाई थी। और सामान्यकालीन शक्तियों में जो पहली शक्ति है कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ, उसके बारे में समझाया था। आज मैं आपको राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं उसके बारे में समझाऊंगा कि भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो है ही, उसे भारतीय संसद का भी अभिन्न अंग माना गया है। अर्थात जहाँ राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक या वैधानिक प्रधान होता है, वहीं वह भारतीय संसद अर्थात व्यवस्थापिका का भी अभिन्न अंग होता है। जिसके बारे में मैंने आपको 2-3 बार पहले ही बता दिया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक या वैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार ये भी आपको बताया था कि जो भारत की संसद है या व्यवस्थापिका है, उसका गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के होता है। अर्थात राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इस रूप में राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियाँ प्राप्त है। तो जिसमें पहली शक्ति है विधायी क्षेत्र का प्रशासन। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसे विधायी क्षेत्र में अनेकों शक्तियाँ प्राप्त हैं। जिसमें सबसे पहली है कि वह संसद के अधिवेशन बुलाता है। तो संसद के अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और अधिवेशन समाप्ति की घोषणा करता है, यानी जो सत्रावसान होता है या जो सत्र के अंत, जो संसद का सत्र होता है उसके अंत की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इनको हमें ध्यान रखना है कि संसद के सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और संसद सत्र के अधिवेशन समाप्ति की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके निश्चित कार्यकाल से भी पूर्व भंग कर सकता है। तो ये भी हमने पहले पढ़ा था कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है समय से पहले, और वो कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह से या परामर्श से? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश या परामर्श पर लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। अब तक भारत में ऐसा 9 बार हुआ है। अर्थात जब लोकसभा को समय से पहले भंग किया गया है। तो लोकसभा को समय से पहले कितने बार भंग किया जा चुका है अब तक? 9 बार। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। तो यानी जब भी संसद सत्र आरंभ होता है तो उस संसद सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। उसके द्वारा अन्य अवसरों पर भी संसद को संदेश या उनकी बैठकों में भाषण देने का कार्य किया जा सकता है। राष्ट्रपति के इन भाषणों में शासन की सामान्य नीति की घोषणा की जाती है। और दूसरा आपके पॉइंट है विधायी शक्तियों में सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। अर्थात राष्ट्रपति किस किस को मनोनीत करता है? ये हमने पहले ही पढ़ा था और आपको पता भी होगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कला, विज्ञान, साहित्य, खेल इन सभी क्षेत्रों में निपुण होते हैं। ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को। और वह लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। तो जैसे आपका प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2। और अगर आपके प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति संसद के लिए कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो आप लोकसभा राज्यसभा दोनों के जोड़ के बताओगे, यानी 14।
तो राष्ट्रपति संसद के लिए 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। लोकसभा के लिए 2 और राज्यसभा के लिए 12। विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग, यानी संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। ये हम कल भी पढ़ रहे थे कि जैसे आपके जो साधारण विधेयक होता है या आपके संविधान संशोधन संबंधी विधेयक होता है, ये विधेयक संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाते हैं और जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तभी वो कानून का रूप लेता है। तो संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। वह साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ संसद को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन यदि वह विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी ही होगी। ये हमने कल भी पढ़ा था, कल भी मैंने आपको समझाया था कि जैसे कोई सामान्य विधेयक है और संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है और वो राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक में कुछ सुझाव दे करके वापस संसद को भेज सकता है, लेकिन संसद उसके सुझाव को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती। तो संसद जिस भी स्थिति में, यानी उसके माने गए सुझावों के साथ या पहले वाली स्थिति में अगर उस विधेयक को दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेजता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि भाई अध्यादेश किसे कहते हैं। तो जिस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा होता, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा कोई कानून पारित किया जाता है, उसे हम अध्यादेश कहते हैं। तो जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है, और ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे, लेकिन संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि से पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है। तो अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा उस समय पे जारी किया जाता है जब संसद सत्र नहीं चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही संसद सत्र आरंभ होता है तो संसद सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह तक वो लागू रहेगा, उसके बाद वो समाप्त माना जाता है, या संसद उसे 2/3 बहुमत से पास करके उसे आगे भी बढ़ा सकता है या उसे समाप्त भी कर सकता है। वित्तीय शक्तियाँ, तो ये राष्ट्रपति की तीसरे प्रकार की सामान्यकालीन शक्ति है, वित्तीय। तो राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाएगा। तो जो कल आपको बताया था कि धन विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, या यूँ कहें कि पहले राष्ट्रपति को वह धन विधेयक दिखाया जाता है और जब राष्ट्रपति उससे संतुष्ट हो जाता है तो उसके बाद वो वित्त मंत्री को उस विधेयक को लोकसभा में रखने का आदेश देता है। तो राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाएगा। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगें लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती हैं। तो ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ हैं। अब न्यायिक शक्तियाँ, संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है। वह उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय की कार्य व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की
स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति भी प्राप्त है, वो है क्षमादान की। कहने मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने या उच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को जो दंड दिया है, उस दंड को राष्ट्रपति चाहे तो कम कर सकता है, अगर चाहे तो उसे वो क्षमा प्रदान कर सकता है। तो राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार भी प्राप्त है। तो ये आपके राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ थी। अब हम यहाँ से आगे राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति को आपातकाल या संकट काल के समय कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियाँ। संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। वर्तमान समय में संविधान के संकटकालीन प्रावधानों की स्थिति निम्न प्रकार है। तो जिसमें आपके पहला पॉइंट है कि युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था। तो जिसके बारे में जैसे जो राष्ट्रपति को संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियाँ हैं, 3 अनुच्छेदों के अंतर्गत इनकी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो ये जो आपके अनुच्छेद 352 है, इसके अंतर्गत आपातकाल कब लगाया जाता है? जैसे 2 देशों में आपसी कोई युद्ध हो गया है या किसी बाहरी देश ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया या हमारे देश में ही आंतरिक अशांति यानी युद्ध का माहौल उत्पन्न हो गया है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो मूल संविधान के अनुच्छेद 352 व्यवस्था थी कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति या व्यवस्था नष्ट होने का भय है, तो यथार्थ रूप से इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर या इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता था। यानी जिस समय आपके 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था, उस समय पर ये व्यवस्था की गई थी संविधान के अनुच्छेद 352 में कि अगर हमारे देश के राष्ट्रपति को लगता है कि कोई दूसरा देश हमारे देश पर आक्रमण करने वाला है या युद्ध चालू हो गया है या देश में आंतरिक अशांति पैदा हो गई है, तो ऐसी स्थिति में वो संकट काल या आपातकाल की घोषणा कर सकता था। तो ये पहले थी, आरंभ में व्यवस्था थी, लेकिन संसद की स्वीकृति के बिना भी यह घोषणा 2 माह तक लागू रहती और संसद से स्वीकृत हो जाने पर शासन इसे जब तक लागू रखना चाहता रख सकता था। ये नियम था आरंभ में कि जब राष्ट्रपति ने कोई घोषणा कर दी आपातकाल की तो वो 2 महीने तक चल सकती थी। 2 महीने के बाद संसद की स्वीकृति के बाद उसे आगे बढ़ाया जा सकता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद वर्तमान समय में इस संबंध में व्यवस्था निम्न प्रकार से, यानी वर्तमान में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल कब लगाया जा सकता है या किस प्रकार लगाया जा सकता है। तो जिसमें पहला है कि अब इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। तो कहने मतलब पहले ये जो आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत कब लगाया जाता था? युद्ध की स्थिति में या बाहरी आक्रमण होने पर या आंतरिक
अशांति होने पर। लेकिन अब सिर्फ युद्ध होने की स्थिति में या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर ही आपातकाल लगाया जा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। यानी आंतरिक अशांति की स्थिति में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। द्वितीय, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। पहले क्या था, राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से भी आपातकाल लगा सकता था अनुच्छेद 352 के तहत। उसमें मंत्रिमंडल वगैरह की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब नियम ये है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल भी उसे लिखित रूप में ये कहे कि भाई आप आपातकाल घोषणा कर सकते हैं या आपातकाल लगा सकते हैं। तृतीय, घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत, यानी पहले नियम था कि 2 महीने के अंदर, अब 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत या पृथक पृथक संसद के दोनों सदनों के कुल बहुमत एवं उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। और चौथा पॉइंट है कि लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। तो ये आपके अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की स्थिति के बारे में हम लोग समझ रहे थे। अब हम यहाँ से आगे राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था अर्थात जो अनुच्छेद 356 है उसके तहत देश में राष्ट्रपति शासन या आपातकाल कैसे और किस स्थिति में लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर, कहने का मतलब किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचित करे या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए या राज्यपाल के अलावा अन्य किसी जगह से राष्ट्रपति को ये जानकारी हो जाए कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह उस राज्य के लिए संकट काल की घोषणा कर सकता। तो या तो उस राज्य का राज्यपाल लिख कर के राष्ट्रपति को अवगत कराए कि भाई यहाँ की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, या उसे अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त हो जाए कि वहाँ की शासन व्यवस्था संविधान के दायरे में रह कर के कार्य नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी। संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने साधारण बहुमत से पास किया जाना आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकता। कहने का तात्पर्य होता है कि भाई एक बार में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक रहेगा, उसके बाद फिर संसद में 2/3 बहुमत से उसे सहमति मिल जाती है या वो पारित हो जाता है, तो फिर उसे वो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। और इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते हम अधिकतम राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में 3 वर्ष तक रख सकते हैं। अगली जो आपके आपातकालीन शक्ति है राष्ट्रपति की, वो है वित्तीय संकट या उद्घोषणा की विधि। तो वित्तीय संकट यानी ये अनुच्छेद 360 में इसका उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व
या साख को खतरा है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। यानी अगर राष्ट्रपति को लगता है कि हमारे देश में या तो वस्तुओं के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं या बहुत ज़्यादा कम, यानी किसी भी प्रकार से इस प्रकार का आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है जो आम जनता के लिए ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 360 के अनुसार। ऐसी घोषणा के लिए भी वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए है, यानी जो अनुच्छेद 352 के तहत प्रक्रिया है वही इसमें है। लेकिन भारत में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल कई बार लगाया जा चुका है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन कई बार लगाया जा चुका है, लेकिन देश में अब तक एक भी बार वित्तीय संकट के आधार पर आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। तो ये आपके राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ थी जिनके बारे में मैंने आपको समझाया। कल हम आपको उपराष्ट्रपति के बारे में समझाएंगे।